अनुराग, जरा बताइए, दक्षिण राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा चुनौती थी, वहां क्या स्थिति निकल कर आ रही है? हमारे एग्जिट पोल क्या था? जी, दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं। राज्यवार अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि न्यूज नेशन का एग्जिट पोल किस तरीके से आंकड़ों को सामने रखता है, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले केरल राज्य की। केरल में किस तरीके के सीटों की संभावना नजर आती है? अब बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो 1 से 3 सीटें अधिकतम मिल सकती हैं। कांग्रेस को चूंकि वहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल मिले हुए नजर आते हैं, एलडीएफ यूडीएफ की लड़ाई होती है, 11 से 13 सीटें मिलती हैं। जबकि अगर वाम दलों की बात करते हैं तो उनके खाते में 5 से 7 सीटें जाती हैं। यानी केरल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आती है। कांग्रेस का भी प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन तमिलनाडु को देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देश के बड़े राज्यों में एक तमिलनाडु है जो देश की राजनीति को तय करता है। तमिलनाडु में किस तरीके की तस्वीर है? एनडीए अगर आप इसको मोटे तौर पर समझें, जहां पर कई राजनीतिक दल एक साथ हैं, उनको 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी हो सकता है इसमें कम हो, लेकिन हम एनडीए की बात करें जिसको अधिकतम 10 सीटें मिलेंगी। वहीं अगर यूपीए की बात करते हैं जिसमें डीएमके, कांग्रेस और कई राजनीतिक दल हैं, यूपीए को अधिकतम 29 सीटें मिल सकती हैं तमिलनाडु में, जबकि अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां पर कमल कई साल पहले खिल चुका था, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में 2019 में किस तरीके की तस्वीर नजर आती है? कर्नाटक में बीजेपी को अधिकतम 19 सीटें मिलती हुई नजर आती हैं, जबकि कांग्रेस को, जो जेडीएस के साथ सूबे की सत्ता में है, अधिकतम 11 सीटें मिलती हैं। यानी कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले, जेडीएस के मुकाबले बढ़त बनाए हुए है। अच्छा संकेत नहीं है राज्य सरकार के लिहाज से। लेकिन अब कर्नाटक से आगे अगर बढ़ते हैं और कुछ और दक्षिण के राज्यों की तरफ समझने की कोशिश करते हैं तस्वीर को, तो देखिए तेलंगाना नया राज्य बना है जिसका श्रेय लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी, यूपीए की तरफ से की गई थी। यहां पर टीआरएस की बात करें तो 15 से 17 सीटें मिलती नजर आती हैं सिर्फ टीआरएस को, जबकि तेलंगाना में ना तो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आता है और ना ही बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आता है। तो तेलंगाना एक बड़ा झटका है कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से। लेकिन अगर तेलंगाना के साथ साथ बड़े राज्य आंध्र प्रदेश की भी बात करें तो आंध्र प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी को अधिकतम 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है आंध्र प्रदेश में, जबकि कई सांसद चुनकर आते रहे 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में, जबकि टीडीपी को अधिकतम 9 सीटें और वाईएसआरसीपी को अधिकतम 17 सीटें। यानी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सबसे बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है, दक्षिण के राज्यों की तस्वीर। हम का ही इतनी मुलाकातें और मेहनत कर रहे हैं अगर हमारे इस एग्जिट पोल की नतीजों बिल्कुल रामचंद्रन जी, लेकिन यहाँ पर मैं कर्नाटक के बारे में आपसे विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहाँ पर कांग्रेस जेडीएस की सरकार है और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ ज्यादा सीटें हासिल कर रही है, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस जेडीएस की सरकार सब कुछ अपने हाथ में होते हुए भी चीजों को खो रही है? क्योंकि ऐसे ही कुछ आंकड़े हम प्रदर्शित करेंगे उन राज्यों के बारे में भी जहां कांग्रेस ने अब सत्ता हासिल की है। रामचंद्र जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है जो उभर के आया है जी। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी की पकड़ कर्नाटक का एक राज्य है जहां पर अभी से नहीं काफी सालों से है, और दक्षिण में वही राज्य है जहां पर बीजेपी ने पूरे 5 साल राज किया जी। तो इस माहौल में जब सरकार उनकी नहीं है, बट दे वर वेरी क्लोज टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट पिछली बार, पर नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल में वो एक एडवांटेज उनको मिला है। 17 या 19 सीट अगर उनको चली जाती है 17 से 19 के बीच में हम सीटें वहां पे मानते हैं कि बीजेपी को मिल सकती है। ये बड़ा सॉलिड नंबर है जी। इसको हम इजीली नकार नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि पूरे दक्षिण में पिछली बार 2014 में जी कर्नाटका में 17 सीट आए, आंध्रा में 3 आया, तमिलनाडु में 1 आया जी। सब मिला के 21 सीट उनको मिले 130 में से जी। और इस बार लगता है कि वो जरूर कुछ सीटों पे इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी कि जो हम कह रहे थे कि हिंदी हार्टलैंड से नुकसान होगा, दक्षिण से भरपाई हो जाएगी, वो होता हुआ दिख रहा है। और अगर केरल की बात करें, मैं अग्री नहीं करता उससे आपसे। ये हिंदी हार्टलैंड की लॉस यहाँ से, लेकिन अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, पश्चिम बंगाल और अगर नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों को टारगेट किया। रामचंद्र जी, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहां पर डीएमके का जो प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, 27 से 29 सीटें 39 सीटों में से, ये अपने आप में एक तरह से लैंडस्लाइड आप मान सकते हो। एक तरफा वोट ये होता दिख रहा है, जो कि तमिलनाडु की एक नीति रही है। हम इस तरह का देखते रहे। क्या स्टालिन वाकई में एक दमदार कारगर नेता के तौर पर अपने पिता की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, एडवांटेज डीएमके का इसलिए था अजय जी, क्योंकि पिछले 2 बार से वहां की जो राज्य के चुनाव हैं वो एआईडीएमके जीत चुका जी। एआईडीएमके के पास कोई लीडर ऐसे नहीं है जो जयललिता के कहीं नजदीक स्टेचर में आए
ना ही उनमें अपने आप में मतलब बड़े सस्पिशियस हैं चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब रही बात जो सीटें उनको तमिलनाडु में मिल रही हैं, वो भी मेरे हिसाब से एक ब्रेक थ्रू है। ये मत भूलिए कि तमिलनाडु में उनके पास सिर्फ एक सीट थी। बिल्कुल, अगर एक सीट से वो 8 और 10 के बीच में गेन कर सकते हैं, 9 सीटें मेरे ख्याल में उनके लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है। जी, और केरला की बात भी करें तो केरला में तो पूरा का पूरा आपने पोलराइज करने की कोशिश की। सबरीमाला के मुद्दे पर आप सुप्रीम कोर्ट से अलग जाकर खड़े हो जाते हैं और केरला में आरएसएस की मेहनत जो है वो किसी से छिपी नहीं रही है। तो फाइनली उसका फायदा आपको लगता है कि हो गया, 1 से 3 सीटें मैक्सिमम हमारा एग्जिट पोल दे रहा है। आई थिंक ये एडवांटेज बीजेपी है केरला में, जहां पर ये पहला ब्रेक थ्रू उनको होगा। बिल्कुल, अगर एक बार वो इफ दे गेट अ फुट होल्ड है जी, मेरे ख्याल में अपने आप की पोजीशन बेहतर कर पाएंगे। होगी। शिव प्रताप जी, अगर केरला की आपसे बात करें, आपने जीतोड़ यहां पर कोशिश की है और यहां अगर आपको सफलता मिलती है तो क्या आप कह रहे हैं या आप सोच सकते हैं कि एक तरफ बंगाल और दूसरी तरफ केरल, इन दोनों राज्यों में आप अपनी पैठ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसका क्रेडिट संघ परिवार को दिया जाना चाहिए? देखिए अजय जी, निश्चित रूप से केरला की जनता को भी दिया जाना चाहिए जो सबरीमाला प्रकरण से झूठी थी। और निश्चित तो हम लोग भी गए थे, हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी भी थे, हम भी थे, एक दिन के कार्यक्रम में वहाँ पर थे। जिस प्रकार से दमन वहाँ पर किया गया और दमन की पराकाष्ठा तो पश्चिम बंगाल में कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत किया है, बलिदान दिया है, मतलब आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने ये वो कभी मार्क्सवादियों को कहा करती थी, लेकिन आज एक तानाशाह की भूमिका में ममता बनर्जी जी नजर आ रही हैं। लेकिन ममता जी ने शिवप्रताप जी, हम आएंगे आपके पास इसको लेकर भी, लेकिन मैं यहां पर राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, केरल से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी कि 20 सीटों में से आप तकरीबन 17 सीटें जीत सकते हैं आप और आपके गठबंधन के आधार पर। हमारा जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि आपको अधिकतम 13 सीटें मिल सकती हैं और अगर वाम दलों की बात करें तो 7 सीटें वहां जा सकती हैं। ये अधिकतम की बात है, यानी कि आप 11 और 5 के आंकड़े भी आपके सामने है। तो क्या अगर इस तरह के आंकड़े होंगे तो कांग्रेस को निराशा होगी, क्योंकि आपके स्कीम में केरल बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, और वो एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उनको वयनाड भेजा गया। उम्मीद पे कायम इसलिए हूं जी, मैं अभी भी उम्मीद पे इसलिए कायम हूं कि ये फाइनल टैली नहीं है। फाइनल टैली 23 तारीख को आएगी और मैं आपको बहुत विश्वस्त बात कह सकता हूं, जो मैंने कहा 44x3 करेंगे तो उस अकेले आंकड़े पे करीब करीब सरकार बना पाएगी कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मिलकर। फिर दोबारा उसमें निश्चित रूप से एनडीए की सरकार नहीं होगी और मोदी जी को निश्चित रूप से उनकी चलाचली की बेला है और मोदी जी को अब जाना पड़ेगा, इसमें कहीं को संशय नहीं है। 23 तारीख को भी रहेंगे, फिर दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा पिनाथ जी इस विषय पे। नहीं, हम बिल्कुल 23 तारीख को आपके पास बिल्कुल होंगे और ये चर्चा जरूर होगी उस दिन भी। जनता मोदी जी के साथ है राजा साहब जी, इसका जवाब दीजिए राजीव जी। मोदी जी के साथ है और वह मोदी जी को क्या यही भारी पड़ गया कि मोदी, अब वोटिंग हो चुकी है शिव प्रताप जी। नहीं, राजीव जी, यही सवाल है मेरा आपसे कि आपने जो पूरा चुनाव था मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ। मैं बोलना नहीं जानता हूं जी, क्योंकि जब मैं शुरू होता हूं तो फिर मैं दूसरा बोल नहीं पाता है। नहीं, देखिए मैंने आपको आपके पद की गरिमा का हवाला दिया है। ऑफिस में बैठ करके भी आपको सुनता हूं कि आप बोलते ही रहते हैं। चलिए राजीव जी जवाब दे दें। आप इतना चिढ़ क्यों रहे, इतना परेशान क्यों हैं? नहीं त्यागी जी, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। तो संवैधानिक, मैं तो हंस के आपको सुन रहा हूं। इतने बड़े नेता हैं देश के, चलिए व्यक्तिगत टिप्पणियों से जरा हम आगे निकलते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, इसलिए मैं आज आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आज हम जरा बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अभिलाष जी, अभी जो हम दक्षिण के आंकड़े सामने देख रहे हैं उसके आधार पर 2 राज्य, जहां हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला स्पष्ट दिख रहा है। इन दोनों राज्यों में दोनों नेशनल पार्टी का अस्तित्व न के बराबर है। तो माना जाए कि जो पुराना आंध्र प्रदेश था, जो आज मौजूदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो चुका है, इन राज्यों से इन दोनों पार्टियों की एक तरह से विदाई हो चुकी है।
एबीपी देखो, के उसका साथ एक कारण ये पश्चिमी भी रहा कि यूपी जब में आंध्र प्रदेश और 27 तेलंगाना का जो सीटें विभाजन हुआ और भाजपा उस समय जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल लेवल पे जो स्टैंड लिया था और उसको राज्य का दर्जा देने की जो बात करी थी, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने डिच किया। हालांकि कांग्रेस ने वहां जाकर नायडू से दोस्ती करने की बात करी थी, तेलंगाना के साथ में वो करने की कोशिश करी थी, लेकिन एक जमाने में आपको याद है कि अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में तो कांग्रेस का जलवा था। कांग्रेस ने कई वर्षों तक सरकारें बनाई वहां पर, लेकिन अब की स्थिति में वहां पर नायडू हैज ऑल्सो इमर्ज एज ए नेशनल लीडर। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तो इसलिए नुकसान हुआ है कि उन्होंने पहले हाँ कहा था, स्पेशल राज्य का दर्जा देने का पैसा देने की बात करी थी, लेकिन बाद में मुकर गए। और उसके कारण आपने देखा होगा लोकसभा में कई बार ये बातचीत हुई और वहां के सांसद खड़े रह के उन्होंने लोकसभा के प्रोसीडिंग अलग में और वो करने की कोशिश नहीं, उन्होंने वक्त हमारे पास कम है। इन्होंने कहा कि जो स्पेशल स्टेटस की बात थी और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की, दोनों पे मुकर गई है सरकार। तो इसीलिए मेरे ख्याल में कुछ वहां पर ये ज्यादा था आक्रोश इनके खिलाफ, तो इसीलिए वो टीडीपी ने अपने आप को अलग कर दिया एनडीए से। राजेश बादल जी, बस एक छोटी टिप्पणी। अब ये दोनों पार्टियां, एक तरफ जगन रेड्डी हैं और दूसरी तरफ केसीआर हैं, ये दोनों अपने अपने बड़े दल के साथ होंगे। एनडीए के साथ जुड़ना इनके लिए कितना मुफीद है? अब मेरा ख्याल है कि इन दोनों के लिए अनुकूल जो इस समय दिख रहा है और जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उसमें केसीआर और वाईएसआर के दोनों के जो धड़े हैं या दोनों की जो दोनों पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ जाती नजर आएंगी। हाँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, अखिलेश से करते हैं, यहाँ पर रेड्डी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि विजेता वही होने वाले हैं।